हेलो एंड वेलकम टू टाइब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करने वाले हैं। बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे 1905 से लेकर के 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए, ठीक है, कुछ उसमें पार्टिसिपेट करने वाले इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको देखने वाले हैं, और भी रिलेटेड फैक्ट्स उस साल का कुछ भी है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा, और हम कोशिश करते हैं कि अभी याद भी हो जाए साथ के साथ। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट जूम इट। 1905 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1905 में आप हिस्ट्री पढ़े हो, आपको पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो इसका बैकग्राउंड क्या है वो पहले जानते हैं। 1905 में पार्टीशन तो हुआ था, बट इसकी जो नींव है वो 1903 में ही रख दी गई थी। ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो यहाँ इंडिया के गवर्नर को ये प्रपोजल उन्होंने भेजा, और उन्होंने अपना आइडिया यहाँ कन्वे किया था कि कैन वी पार्टीशन बंगाल। अगर हम पार्टीशन कर देते हैं तो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उन्होंने एक्चुअली उसके फाउंडेशन रख दिए थे वहाँ पे। कब रखा था? तो 1903 के दिसंबर के महीने में रखा था। फिर क्या हुआ था? अनाउंसमेंट कब? देखो, क्वेश्चन आता है कब अनाउंसमेंट हुआ था और कब एक्चुअली में पार्टीशन हो गया था। तो अनाउंसमेंट याद रखना 19 जुलाई 1905 में हुआ था। अनाउंसमेंट किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था ये। और ये कैरी आउट कब हुआ था, यानी कि पार्टीशन एक्चुअली हुआ कब था? तो ये अक्टूबर में होता, 16 अक्टूबर तो 1905 में ये पार्टीशन हो गया था, जिससे बना था ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड और वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं जो इस पूरे पार्टीशन एंटी पार्टीशन मूवमेंट में थे हमारे बिहार में। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, आगे जाके आपको बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में इनका नाम दिखेगा। तो हमने देखा 1903 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था अनाउंसमेंट। और एक्चुअली पार्टीशन हुआ कब था? कैरिड आउट 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हो गया था। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और वो मोबिलाइज कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन को। मतलब एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लॉयर थे बिहार के वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ये आगे भी आप इन्हें देखोगे। उसके बाद हम चलते हैं 1906 में। तो 1906 में हुआ क्या? एक एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था? ईयर याद रखना, 1906 में, एक साल बाद पार्टीशन के। ठीक है, और ये पटना में हुआ था, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था। और फिर वहां से चालू हो गया था बिहार का नेशनलिस्ट मूवमेंट, बिहार का स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, जो इनको जो आयोजन इनका किया गया था इस इवेंट का, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और हम देखने वाले जो उस समय के यंग लीडर्स थे, जो उनको जिनका नर्चर किया गया था इस मूवमेंट के द्वारा। तो वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह। देखो, कहीं कहीं पे ना श्री कृष्ण सिंह को श्री कृष्ण सिन्हा भी बोलते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि श्री कृष्ण सिंह हमारे इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर थे बिहार के फर्स्ट आजाद भारत के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा 1906 में क्या हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते 1905 में क्या क्या हुआ था, ये देख लो। 1903 में फाउंडेशन रखा गया, 1905 में कब अनाउंस किया गया और कब कैरिड आउट हुआ था ये भी देख लो। इंपॉर्टेंट लीडर जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर हमने देखा 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में। कौन कराए थे इसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कराया था। और यंग लीडर्स थे उसमें, जो जिनको मतलब एक तरह से समझो कि अब वो लाइमलाइट में आ रहे थे या उनको ट्रेनिंग मिल रही थी। कौन कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे 1908 के इवेंट को देखते हैं। तो सबसे एक रेडिकल मूवमेंट था ये, या आप समझ लो कॉन्स्पिरेसी केस उस समय हो रहा था ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये कौन सा इवेंट था? मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग। देखो, जब पार्टीशन हो गया था ना, तो उसके बाद हमारे लीडर्स क्या करते थे कि पिकेटिंग करते थे शराब के ठेकों के आगे जाकर के। विदेशी गुड्स जहाँ पे सेल होते थे वहां पे जाकर के पिकेटिंग किया था। पिकेटिंग का मतलब विरोध करना। ठीक है, किसी चीज को परचेज ना करने के लिए, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए लोग खड़े होते थे दुकानों के बाहर, तो उसे पिकेटिंग कहते हैं।
तो क्या होता था ना, पिकेटिंग जब करते थे तो वहाँ के मजिस्ट्रेट छोटे छोटे से चीज को लेकर के बड़े बड़े उनको सजा सुना दिए जाते थे। जैसे मान लो किसी को तुम रोक रहे हो कि भाई ये परचेज मत करो, विदेशी सामान है, इस चीज के लिए भी क्या करते थे कि वो मजिस्ट्रेट जो है छोटी सी चीज के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पनिशमेंट दे देते थे। इस वजह से सिर्फ इस चीज का विरोध करने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने डिसाइड किया कि ये जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है जो छोटे छोटे काम के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजाएं देता है, डगलस किंग्सफोर्ड, इसको हम बॉम्ब कर देंगे। कौन थे ये लीडर्स? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और ये मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? डगलस किंग्सफोर्ड। तो इसने बॉम्ब कर दिया, सोचा कि उसको बॉम्ब लगेगा वो मर जाएगा, लेकिन बम आखिर उसे लगा नहीं, बल्कि दो ब्रिटिश महिला थी जो साथ साथ उनके कैरेज के पीछे जा रही थी, गलती से उन दो की जान चली गई। अब इस वजह से क्या हुआ कि इनको, मतलब ब्रिटेन के जो भी सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स, इनको स्टार्ट कर दिए चेज करना। उसमें प्रफुल्ल चाकी क्या करते, खुद को गोली मार करके वहीं पे मतलब अपने आप को समाप्त कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। लेकिन खुदीराम बोस एस्केप करके भाग गए वहां से। फाइनली उनको ना वैनी वैनी करके एक रेलवे स्टेशन है वहां पकड़ा गया, या उनको अरेस्ट कर लिया गया वैनी रेलवे स्टेशन पे। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशन का नाम याद रखना, वैनी रेलवे स्टेशन पे उन्हें पकड़ लिया गया और 17 साल की एज में उनको फांसी लगा दी गई। एक और इम्पोर्टेंट लीडर है खुद अरविंदो घोष, जिन्हें पकड़ा गया था इस केस से रिलेटेड, लेकिन उनका केस लड़ा था CR दास ने। CR दास यानी कि चितरंजन दास। चितरंजन दास ने उनका केस लड़ा और फाइनली उन्हें बरी करवा दिया, एक्विट करा दिया। तो हमने देखा 1908 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसका नाम था मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग। इसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? मजिस्ट्रेट का नाम याद रखना है, डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है। जो लीडर्स थे जो पार्टिसिपेट किए थे इसमें, उनका नाम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस वहां से एस्केप कर जाते हैं। फाइनली इन्हें अरेस्ट कर लिया गया वैनी रेलवे स्टेशन पे। एट द एज ऑफ 17 इनको फांसी हो गई। और अरबिंदो घोष थे, उनको भी पकड़ा गया था, लेकिन इनका केस CR दास लड़ रहे थे, इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया बाद में। फिर अगले 1910 को देखते हैं। अभी हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट लीडर हमारे 1905 में सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा 1910 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा 1910 में बनते हैं बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर, ठीक। हमने अभी 1905 देखा, 1906 देखा, 1908 देखा और 1910 देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं 1911 में क्या हुआ था। 1911 में किंग जॉर्ज 5 का अराइवल हुआ था इंडिया में। और ये हुआ क्यों था, याद करो। उनकी, मतलब देखो, जब भी कोई भी नए प्रिंस या नए किंग या क्वीन वहां पे बनते थे जब ब्रिटेन में, तो वो विजिट करते थे अपने कॉलोनीज में। तो इसलिए वो नए किंग थे और यहाँ आए थे पहली बार किंग बनने के बाद, किंग जॉर्ज 5। दिल्ली दरबार हुआ था और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ये अनाउंस किया गया कि बिहार उड़ीसा जो है वो सेपरेट प्रोविंस बनेगा, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाएगा। और इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया था जो हमने लास्ट टाइम कवर किया है, वो था क्या? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन जो हो गया था ना ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, उसे खत्म कर दिया, उसे खारिज कर दिया ये अराइवल पे। किंग जॉर्ज 5 नाम याद रखना है। कब हुआ था ये? 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, ठीक है। अच्छे से देखो ध्यान से और नाम याद रखो, डेट याद रखो, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अगला 1912 में क्या हुआ था। तो 1912 में हुआ क्या कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ना 1911 में किंग जॉर्ज 5 का, तो ये तो अनाउंस करके चले गए, लेकिन कैरी आउट कब हुआ, ये एग्जीक्यूट कब हुआ था? तो ये 22 मार्च को 1912 को 22 मार्च 1912 में सेपरेशन हो गया बंगाल से। बिहार उड़ीसा अलग हो गया था, बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट 1912 में हुआ था, जो कांग्रेस थी उसका यहाँ पे सेशन हुआ था बिहार के अंदर। बिहार में बांकीपुर है जो पटना में है, बांकीपुर बोलते हैं। तो वहाँ बांकीपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। उस समय जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे RN मुधोलकर।
ठीक है, RN मुधोलकर, ये भी याद रखना है। तो हम लोगों ने 3 साल देख लिए, अभी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1910 में हमने देखा सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं। 1911 में हमने देखा 12 दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज दिल्ली दरबार में आते हैं और उनका अनाउंसमेंट, 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। क्या कि पहला तो बिहार उड़ीसा जो है वो एक सेपरेट प्रोविंस बन जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो करके, और दूसरा ये कि जो पार्टीशन जो हो चुका था, बताओ कब हुआ था, अभी हमने देखा है, तो उस पार्टीशन को खारिज कर दिया था इन्होंने 1911 में, 12 दिसंबर 1911। अब जो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि बिहार और उड़ीसा अलग होने वाला है बंगाल प्रेसिडेंसी से, वो कैरी आउट कब हुआ था, तो वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और 1912 में ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था बांकीपुर पटना में। प्रेसिडेंट कौन थे, RN मुधोलकर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 1913 का इंपॉर्टेंट इवेंट। तो 1913 का इंपॉर्टेंट इवेंट है अनुशीलन समिति जो पटना ब्रांच था। तो देखो, अनुशीलन समिति का इतिहास 1902 का ही है। परमार्थ मित्रा थे फाउंडर इसके, और इसमें अलग अलग ब्रांचेस इसके बने थे, जैसे ढाका अनुशीलन समिति भी था। ढाका अनुशीलन समिति के जो फाउंडर थे वो पुलिन बिहारी दास थे। लेकिन ये कौन सा हम पढ़ने वाले, अभी बिहार का पढ़ रहे हैं चूंकि, तो अनुशीलन समिति पटना ब्रांच को भी हम देख रहे हैं। उसके फाउंडर कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिन सान्याल भी इनको बोलते हैं। तो 1913 में अनुशीलन समिति पटना ब्रांच हुआ था फाउंड, और उसके फाउंडर थे सचिंद्र नाथ सान्याल 1913 में। ठीक है, ध्यान दे रहे हो ना, अच्छे से समझो, याद करते चलो साथ साथ। अब 1916 को देखते हैं। तो 1916 को याद करो। 1916 में हुआ क्या था कि बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी। इन दोनों ने होम रूल लीग, अलग अलग मतलब रीजन वाइज उन्होंने होम रूल लीग एस्टेब्लिश किया था। तो जो एनी बेसेंट था उनका तो ऑल इंडिया में हर जगह उनके ब्रांचेस थी, और जो बाल गंगाधर तिलक का था उनकी ब्रांचेस महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग एरिया में ही था सिर्फ, याद करो। तो जो बिहार में था ना वो होम रूल लीग एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग का पार्ट था। ठीक है, तो होम रूल लीग जो बिहार में था उसका स्टार्ट जो किया था, मतलब एक तरह से फ्लैग बेयरर बोल लो, वो थे मजहर उल हक, जिनको हमने देखा है चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे भी हमने देखा था इनको। ठीक है, तो ये मजहर उल हक थे जिन्होंने 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग बिहार के अंदर स्टार्ट किया था। और ये किनका था, तिलक का था या बेसेंट, एनी बेसेंट का था, तो ये एनी बेसेंट का था। ठीक है, तो हमने देखा 1916 में होम रूल लीग मजहर उल हक ने स्टार्ट किया 16 दिसंबर 1916 को, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लीडर है जिन्होंने मुजफ्फरपुर में से शुरू किया था, उनका नाम था जनकधारी प्रसाद। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट लीडर हमने देखा 1916 में, पहले हैं मजहर उल हक, दूसरे हैं जनकधारी प्रसाद। ठीक है, तो मजहर उल हक जो है वो बिहार के अंदर स्टार्ट करते हैं, मतलब जो समझ लो बिहार में एक तरह से फ्लैग बेयरर थे होम रूल लीग के मूवमेंट के, और जनकधारी प्रसाद जो है वो फिर बाद में मुजफ्फरपुर में लीड करते हैं इसको। ठीक है, 1916 में। अब हम देखते हैं 1917-18 में। तो फर्स्ट सत्याग्रह याद करो, हमने चंपारण का पढ़ा था। फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में जो हुआ था वो था चंपारण। तो वो कब हुआ था, 1917 में। हम लास्ट टाइम पूरे टाइमलाइन को अच्छे से देख लिए थे। तो फर्स्ट सत्याग्रह बिहार में हुआ था चंपारण में 1917 में। आउटकम क्या था, तो चंपारण एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट आया था 1918 का, और तीन काठिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, ये हमने देखा है। तो ये तो आपको पता ही है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। और इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन से वो भी देखा था हमने। राजेंद्र प्रसाद, देखो प्रसाद को PD डॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रसाद PD करके समझ जाओगे आप लोग। तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजकुमार शुक्ला थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, मजहर उल हक थे, और JB कृपलानी थे। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डेप्थ में बता नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, आप एक बार फिर से देख सकते हो। हमने ये देख लिया अभी 1912 का क्या हुआ था सेशन के बारे में हमने देखा। 1913 के बारे में हमने ये देखा कि अनुशीलन समिति का पटना ब्रांच स्टार्ट हो गया था। 19 और किसने किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था।
फिर 1916 का होम रूल लीग इन बिहार स्टार्ट किया था किसने? बिहार में 16 दिसंबर 1916 को किसने किया था? मजहर उल हक ने किया था। तो मुजफ्फरपुर में जो ब्रांच है वो किसने स्टार्ट किया था? जनकधारी प्रसाद ने किया था। ठीक है, फिर हमने देखा 1970 में सत्याग्रह पहली बार इंडिया में हुआ था, चंपारण में। किसने लीड किया था? महात्मा गांधी ने। और इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन से थे जो बिहार से रिलेटेड थे? ये सारे लीडर्स हैं जो बिहार के हैं, वो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे चंपारण सत्याग्रह के। और इसमें जो मैंने लिखा नहीं है ये मतलब आप डिफॉल्ट रूप से याद रखोगे, महात्मा गांधी ने लीड किया था इसको। ठीक है, फिर अब हम देखने वाले हैं 1920 से लेकर 1922 में। देखो ये जो टाइम था ना, इस टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था इंडिया में। तो इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स थे। जो हमारे बिहार में थे उनको हम देखने वाले हैं। तो भागलपुर में, एक सेकेंड, भागलपुर में जो है दीप नारायण थे, वो लीडर थे जो लीड कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। दीप नारायण याद रखना। और मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और शाहजानंद सरस्वती, ये दो लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब थोड़ा यहाँ देखो, जो शाहजानंद सरस्वती और मोहम्मद जुबैर थे, इन्होंने किसान सभा स्टार्ट किया था एक। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो किसान के फेवर में बात करता था। कौन कौन थे इसके लीडर्स? मोहम्मद जुबैर और शाहजानंद सरस्वती, ये मुंगेर से रिलेटेड थे। दीप नारायण कहाँ के थे? भागलपुर के। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट आश्रम जो है वो इस टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक सेकेंड, ये आश्रम जो है 1921 में हुआ था एस्टेब्लिश। इसका नाम था सदाकत आश्रम। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? मजहर उल हक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, मजहर उल हक ने स्टार्ट किया था सदाकत आश्रम पटना में। और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे इस टाइम पे वो थे राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे बिहार के। आप राजेंद्र प्रसाद का नाम सुन रहे हो बार बार, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को बार बार सुन रहे हो, श्री कृष्ण सिंह के नाम को बार बार सुन रहे हो, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नाम को बार बार सुन रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे बिहार के उस टाइम पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो लीडर्स राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज़ादी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं हमारे पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1921 में क्या हुआ था। बिहार विद्यापीठ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया किसने था? बिहार विद्यापीठ को एस्टेब्लिश किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ध्यान से सुनो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसका उद्घाटन किसके हाथों कराया था? गांधी जी के हाथों। ठीक है, गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस्टैब्लिश किया था, बनवाया था। नाम क्या है? बिहार विद्यापीठ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 में एक और हमने अभी पढ़ा कि सदाकत आश्रम भी एस्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे? पटना में। किसने किया था? मजहर उल हक ने किया था। ठीक है, फिर 1922 में एक सेशन फिर से होता है। अभी हमने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले एक सेशन जो हुआ था बिहार के अंदर, वो बताओ अब कौन से ईयर में हुआ था और उसके लीडर कौन थे। और दूसरा सेशन हुआ था बिहार के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था 1922 में और ये हुआ था गया में। ठीक है, गया में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे CR दास। तो CR दास ने कांग्रेस से हट करके अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कब बनाई थी ये पार्टी? 1923 में हुआ था इस पार्टी का निर्माण। CR दास वाज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू वाज सेक्रेटरी ऑफ दिस स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी से एक ब्रांच उसका था स्वराज दल। ठीक है, और ये स्वराज दल कहाँ पर था? तो पटना में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसने किया था? स्वराज दल का जो मतलब एक ब्रांच था स्वराज पार्टी का, स्वराज दल, उसको लीड कर रहे थे बिहार में श्री कृष्ण सिंह। हमने बार बार देखा इस नाम को, श्री कृष्ण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, हम आगे भी पढ़ने वाले इनको डिटेल में। तो हमने देख लिया 1920 से 1922 के बीच में क्या क्या हुआ। एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। पहले तो चंपारण हमने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट लीडर्स हमने देख लिए। चंपारण एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट आया था 1918 में, तीन काठिया सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में भागलपुर में दीप नारायण
और मुंगेर के अंदर जुबैर और सहजानंद सरस्वती किसान सभा को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फिर सदाकत आश्रम हमने देखा मोहम्मद मजहर उल हक ने एस्टेब्लिश किया था 1921 में। फिर हमने देखा कि 1921 में बिहार विद्यापीठ को भी एस्टेब्लिश किया था राजेंद्र प्रसाद ने, और इसका उद्घाटन कराया था गांधी जी से। और 1922 में गया का कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास। सीआर दास 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। मोतीलाल नेहरू होते हैं सेक्रेटरी, और सीआर दास उसके प्रेसिडेंट होते हैं। फिर उसी पार्टी का एक ब्रांच था स्वराज दल, जिसको श्री कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे बिहार के अंदर। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर अब हम देखने वाले हैं 1929 में क्या हुआ था। देखो, अभी हमने पढ़ा मोहम्मद जुबैर और सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का फाउंडेशन डाला था। अब हम देखने वाले 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया। किसान सभा का गठन हुआ था 1922 में। ठीक है, ये और किसान सभा मोहम्मद जुबैर और सहजानंद सरस्वती ने मिलकर के किया था। अब हुआ क्या कि 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, उसी से एक मतलब समझो कि उसका एक एक्सटेंशन हो गया ये 1929 में, उसका एक बृहद रूप है ये। प्रोविंशियल लेवल पे किसान सभा का गठन किया गया। और फिर क्या होता है, ये 1929 की बात है, लेकिन 1929 के बाद टाइमलाइन में हम थोड़ा जंप करके 1940 में जाते हैं। इस समय क्या हुआ, एक हिंदी वीकली स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, ये हुंकार नाम से एक हिंदी वीकली मैगजीन स्टार्ट किया गया था, जो सहजानंद सरस्वती के स्टूडेंट्स थे, जो डिसाइपल थे इनके, उनके द्वारा। जो 2 डिसाइपल थे इनके, जो फॉलोअर्स थे इनके, उनका नाम था पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृत्यायन। ठीक है, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, राहुल संकृत्यायन और यमुना कारजी। इन दोनों ने वीकली मैगजीन स्टार्ट किया, हिंदी में पब्लिश था ये 1940 में। इसका नाम था हुनकार। ठीक है ना, 1929 में। तो हमने देखा था किसान सभा किसने किया था, और उसको एक्सटेंड किया या उसको एक्सपैंड करके प्रोविंशियल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया 1929 में, और इसको एस्टेब्लिश किया था सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बोलते हैं इन्हें। और इनके फॉलोअर्स थे पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृत्यायन। इन्होंने हुनकार का वीकली मैगजीन स्टार्ट किया था 1940 में। तो अभी हम देख रहे थे 1929। अब टाइमलाइन में हम चलते हैं 1930 में। तो 1930 में हो क्या रहा था, याद करो, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस। तो उस टाइम पे हुआ क्या, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकेंड। ओके, सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 1930 में। तो जैसे सॉल्ट सत्याग्रह तो कर सकते उस जगह पे ना जहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है, समुद्र का एक तरह से समझो ओशियन के किनारे, या बैंक बोलते हैं जिसे हम लोग। ठीक है, वहाँ हो सकता है, मतलब कोस्टल एरियाज में कर सकते सॉल्ट का सत्याग्रह। लेकिन अगर हमारे पास मान लो बिहार तो लैंडलॉक्ड है, तो हमारे पास तो ऐसा कोई कोस्ट है नहीं, कोस्ट लाइन, तो हम लोग यहाँ पे चौकीदारी टैक्स देते थे। तो हमने उसमें ही सिविल डिसोबीडियंस दिखाया कि हम चौकीदारी टैक्स को बंद कर देते हैं देना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ वो जो लीड कर रहे थे सॉल्ट सत्याग्रह, या उसके नाम पे जो भी सत्याग्रह हो रहा था, वो थे श्री कृष्ण सिंह। तो आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है श्री कृष्ण सिंह, बार बार उनका नाम आ रहा है, तो हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, और जो एक पटना में स्वदेशी कमेटी भी सेटअप की गई थी, जिसके लीडर थे अली इमाम। तो 1930 में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह के नाम पे सत्याग्रह जो बिहार के अंदर कैरी आउट हो रहा था, वो कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह। और यहाँ पे हम लोग चौकीदारी टैक्स दिया करते थे, तो उसको हमने बंद कर दिया देना। लीडर कौन थे स्वदेशी कमेटी के, अली इमाम थे 1930 में। ठीक है, तो हमने 1929 का देख लिया, प्रोविंशियल किसान सभा, उसके लीडर थे सहजानंद। फिर हुंकार हमने देख लिया, हिंदी का वीकली मैगजीन था। कौन स्टार्ट किए थे इस मैगजीन को, तो ये यमुना कारजी और राहुल संकृत्यायन। ठीक है, ये सहजानंद सरस्वती के ही फॉलोअर्स थे। तो हमने देख लिया अच्छे से इसे।
फिर हम आगे बढ़ते हैं 1931 में हम आते हैं। तो 1931 में होता क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। इस सोशलिस्ट पार्टी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। नाम क्या है पार्टी का? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी बिहार का जो था उसके एस्टेब्लिशमेंट में ये दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, और इसके अलावा भी जो छोटे लीडर्स थे, मतलब ये तो मेजर लीडर्स हो गए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। लेकिन अदर लीडर्स जो है उनका नाम भी देख लो। गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, इनका नाम याद रखना है। फिर क्या होता है ना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है आगे चल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि कांग्रेस के ही एक फैक्शन बन जाता है, यानी कि अब ये कांग्रेस के छत्र छाया में ही एक उसका सोशलिस्ट फैक्शन बन जाता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो हमने देखा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडेशन कब हुआ था? 1931। लीडर्स कौन से हैं इसमें? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। अदर लीडर्स अगर पूछेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इतने सारे नाम को याद रख भी नहीं पाते हम, लेकिन फिर भी एक नाम कनेक्शन याद रखो, थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए, एलिमिनेट भी कर सको कम से कम, ऐसे याद कर लो। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, इनका ताल्लुक किससे है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। अब हम देखते हैं 1934। तो देखो 1934 में क्या हुआ था ना, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उस भूकंप के रिलीफ के काम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत रोल प्ले किया था, ठीक है। तो बिहार में अर्थक्वेक आया था, ग्रेट बिहार अर्थक्वेक बोलते हैं 1934 में, और उसके लिए रिलीफ सेशन आयोजन किया गया था पटना में, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन हमने पढ़ा भी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 वाली है वो मर्ज हो जाती है। तो ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये एक फैक्शन है, एक सोशलिस्ट फैक्शन है, किसका? आईएनसी का, और पटना में इसका फाउंडेशन रखा गया था। तो इसमें जो लीडर थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे जो जनरल सेक्रेटरी थे, और आचार्य नारायण देव इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 1934 में, तो हम आगे देखते हैं। एक बार आप रिवाइज करना चाहो तो देख सकते हो फिर चीजों को, ठीक है। 1929 को देख लो एक बार फिर से। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, और बाई सहजानंद सरस्वती, हुंकार वीकली मैगजीन, यमुना काटजी और राहुल सकृत्यायन। 1930 में श्री कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे। चौकीदारी टैक्स हमने बंद कर दिया, और अली इमाम के अंडर स्वदेशी कमेटी का रखा गया था, गठन किया गया था, ठीक है। 1931 में हुआ क्या कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के अंडर गठन किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। लेटर ऑन ये मर्ज हो जाता है कांग्रेस की फैक्शन सोशलिस्ट पार्टी में, ठीक है। कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी है उसमें ये मर्ज हो जाता है। अदर लीडर्स कौन से थे? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ठीक है। अब हम 1934 में हुआ क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, कि बिहार में ग्रेट बिहार अर्थक्वेक नाम से बहुत सीवियर अर्थक्वेक था, इसलिए ग्रेट बिहार अर्थक्वेक बोल रहे हैं, वो आया था, और उसके रिलीफ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर, अपने रोल को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। फिर हमने देखा जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे किसके? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जो अभी हमने देखा यहाँ पे, और उसके बाद आचार्य नारायण देव जो है उसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 1935 से लेकर के 1939 के बीच में क्या हुआ था। तो देखो 1935 से 1913, ये तो पता है ना कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वहां पर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, यानी कि हम कुछ ऐसे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे जिसपे इंडियन मिनिस्टर्स लेजिस्लेट कर सकते थे, ठीक है। तो फर्स्ट, अच्छा, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल लेवल पे, तो वहां पे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनका नाम था मोहम्मद यूनिस, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए रहे थे, और ये किसी एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं, बल्कि बहुत सारी पार्टी मिलकर के ये एक सरकार बनी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियर इनको बोलते हैं,
ये 3 महीने के लिए रहे थे, चीफ मिनिस्टर ही कह लो एक तरह से। उनका नाम था मोहम्मद यूनिस। ये हुआ कब था? 1937 में, अप्रैल में ये बने थे। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट कांग्रेस का गवर्नमेंट बनती है जब इनके बाद 3 महीने के बाद, उसमें जो लीडर बनते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, वो थे श्री कृष्ण सिंह। और ये कब बने थे? देखो, अप्रैल में तो मोहम्मद यूनिस थे, 3 महीने बाद जुलाई में बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। और ये फर्स्ट कांग्रेस का गवर्नमेंट था हमारा बिहार का। ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट जो प्रीमियर थे वो थे मोहम्मद यूनिस, अप्रैल में बनते हैं। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे, जो सिर्फ कांग्रेस के मतलब बहुमत से सरकार बनी थी, वो थे श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और ये जुलाई में बने थे। और फिर हुआ क्या कि 1939 में, याद करो, लॉर्ड लिनलिथगो ने मतलब खुद से यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ है। तो इस इवेंट के बाद हमारे यहाँ के सारे कांग्रेस मिनिस्ट्री इस्तीफा दे देती है। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे देश भर में जितनी भी मिनिस्ट्री थी कांग्रेस की, सब इस्तीफा दे देती है। और इसके बाद गवर्नर रूल लगा दिया गया था 1946 तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था। उसके बाद चुनाव हुए 1937 में। पहले प्रीमियर बनते हैं बिहार के मोहम्मद यूनिस, अप्रैल में बनते हैं ये, 3 महीने तक प्रीमियर रहते हैं। लेकिन उसके बाद फर्स्ट कांग्रेस मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है, जिसके चीफ मिनिस्टर बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। और ये जुलाई में बनते हैं 1937 में। लेकिन ये बहुत टाइम तक रहते नहीं, क्योंकि इस्तीफा देना पड़ता है इनको 1939 में। और ये इस्तीफा क्यों दिया गया? क्योंकि वर्ल्ड वार में ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ब्रिटेन के साथ है, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हमने देख लिया 1935 से 1939 के बीच के इवेंट्स को। अब हम देखते हैं 1940 में क्या होता है। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हो रहा था पूरे इंडिया में। इंडिया में जो लीडर थे नेशनल लेवल पे, वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिनको पहला अरेस्ट किया गया था। पहला ऐसा लीडर जो इंडिविजुअल सत्याग्रह से अरेस्ट हुए थे, वो थे आचार्य विनोबा भावे। हमें पता है कि सेकेंड लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह हैं, जिनको मतलब बिहार में इंडिविजुअल सत्याग्रह को जो लीड कर रहे थे वो श्री कृष्ण सिंह है। ठीक है। और गया में भी एक लीडर थे जिनका नाम था गौरी शंकर। तो हमने देखा 1940 में जहां नेशनल लेवल पे इंडिविजुअल सत्याग्रह हो रहा था, आचार्य विनोबा भावे को अरेस्ट किया गया था। फिर जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया था सेकंड नंबर पे। उसी तरह से बिहार के अंदर कोई लीडर थे जो स्टार्ट किए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह, वो थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। और गया में ये कर रहे थे गौरी शंकर नाम के हमारे पॉलिटिकल लीडर थे वो। अब हम देखने वाले 1942 में क्या हुआ था। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति हुआ था। अगस्त क्रांति आपको पता है, ग्वालियर टैंक मैदान जो है मुंबई में, वहां से ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा था। तो जो लीडर्स जो बिहार के अंदर थे जिनको अरेस्ट किया गया था, वो पहले देखते हैं। बिहार में बांकीपुर जेल में रखा गया था अरेस्ट करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बांकीपुर जेल में। और फिर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में अरेस्ट करके रखा गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार में क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद को लॉक कर दिया गया था अरेस्ट करके बांकीपुर जेल में, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में अरेस्ट करके रखा गया था। फिर क्या होता है ना कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। और उन्होंने आजाद दस्ता करके एक गुरिल्ला आर्मी बनाया था खुद का। तो ये गुरिल्ला आर्मी क्या है? देखोगे आप तो जंगल में एक तरह से छिप छिप के वार करना, लड़ाई करना, बिना सामने आए पीठ पीछे, या फिर छिप छिप के हमला करके किसी तरह से अपने दुश्मनों को हराना, इसे बोलते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो गुरिल्ला आर्मी बनाया था इन्होंने, जयप्रकाश नारायण, नाम था आजाद दस्ता। ये इवेंट कब का है? 1942 का है। ठीक है। और फिर एक और लीडर है जो मुजफ्फरपुर में लीड कर रहे थे, उनका नाम था जुब्बा साहनी। ठीक है, जुब्बा साहनी। ये कहाँ थे या कहाँ के लीडर थे? ये मुजफ्फरपुर के लीडर थे और इनको हैंग कर दिया गया था 1942 में। अरेस्ट करके इनको 1944 में फांसी दे दी गई थी। नाम याद रखना और कहाँ से रिलेटेड है ये याद रखना, जुब्बा साहनी, मुजफ्फरपुर। ठीक है। और एक और लीडर थे, एक और एडवोकेट जनरल हुआ करते थे एक्चुअली में बिहार के। जो एडवोकेट जनरल थे बलदेव सहाय, उन्होंने रिजाइन कर दिया था
लुकिंग एट द एट्रोसिटीज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश। बलदेव सहाय इन्होंने रिजाइन कर दिया। कहते ये क्या थे, ये एडवोकेट जनरल थे बिहार के। ठीक है, तो हमने देखा 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वो एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं और फिर वो एक गुरिल्ला आर्मी बनाते हैं। उस गुरिल्ला आर्मी का नाम था आज़ाद दस्ता। और एक लीडर जो मुजफ्फरपुर से इंपॉर्टेंट है, जिनको फांसी दे दी गई थी 1944 में, उनका नाम था जुब्बा साहनी। फिर एक एडवोकेट जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था बलदेव सहाय, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मतलब हम सिर्फ यहाँ की पॉइंटर्स को देख रहे हैं, जो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और आप देखते ही टिक कर दोगे, ऐसे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में जाने का कोई बात है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है सिर्फ। ठीक है, 1946 में देखते क्या हुआ था। तो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 से 11 दिसंबर तक हमने एक इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। वो कौन थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको हमने सबसे पहले 1905 के टाइम पे देखा था, उन्हें ही इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था 1946 में। 9 से 11 दिसंबर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, इंटरिम प्रेसिडेंट, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक्चुअली में सबसे सीनियर लीडर थे, इसलिए इन्हें बनाया गया था प्रेसिडेंट। फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट लीडर की तरह से। परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बनते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें कब बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और जो अलग अलग लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, वो थे AN अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, बाबू जगजीवन राम और दीप नारायण सिंह। ये हमने अभी पढ़ा था, दीप नारायण कहाँ से रिलेटेड थे, यह बताओ कि जस्ट हमने देखा है। ठीक है, तो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट थे वो ये थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पार्ट थे ये। ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं 1947। हमें फाइनली 1947 में आज़ादी मिल गई एंड हम आज़ाद हो जाते हैं। तो ये है एक तरह से, आप समझो हमने पूरा कवर कर लिया है जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे 1905 से लेकर के 1947 तक के बीच के, सारे हमने कवर कर लिया। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।